विनाश सिंह अपने बेटे के खोने का पता लगाने में लगा हुआ था, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। उसकी बार बार नज़र उस पार्टी पर ही जा रही थी, लेकिन वो पार्टी की सीसीटीवी देख चुका था, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिल रहा था। वो फ्रस्ट्रेशन से अपने कमरे में सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। तोड़-फोड़ की आवाज़ सुनकर जानकी जी उसके कमरे में आती हैं और विनाश जी को गुस्से से पागल होता देख वो भी परेशान हो जाती हैं। वो उन्हें रोकते हुए बोलती हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो इंसान हमारा बेटा कहलाने के लायक भी नहीं था और आप ये पागलपन छोड़ क्यों नहीं देते? जानकी जी की बात सुन के विनाश सिंह उनकी गुस्से से गर्दन दबाने लगते हैं, पर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलते हैं, वो मेरा बेटा था और रहेगा। अगर तुमने आज के बाद अपनी इस घटिया जुबान से उसके बारे में कुछ बोला तो मैं तुम्हें किसी को कुछ भी कहने लायक नहीं छोड़ूंगा। विनाश सिंह कमरे से बाहर चले जाते हैं और जानकी जी अपनी उखड़ी हुई सांसों को नॉर्मल करने में लगती हैं। वो भगवान से बस एक ही दुआ करती हैं कि उनके पति को सद्बुद्धि दे। वहीं अर्णव के विला में रूह, अमन और सिद्धार्थ की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तीनों एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे, लेकिन उनकी खुशी किसी और के तन बदन में आग लगा रही थी और वो गुस्से से लाल टमाटर हो रहा था। ये कौन है, ये तो आप समझ गए होंगे। दरअसल अर्णव को अपने होनहार भाइयों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो तो शादीशुदा लड़कियों को गर्लफ्रेंड बनाने का ऑफर दे देते हैं, फिर कहाँ तो चलती फिरती आइटम बम है। वो उन तीनों की सारी हरकतें सीसीटीवी से देख रहा था और अपने दांत को पीसते हुए बोला, मुझसे बात करने में इस लड़की को बिजली के झटके लगते हैं और उन दोनों के साथ ऐसे बातें कर रही है जैसे लंगोटिया यार हो। तुम्हें मैंने इतनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझना ही नहीं है। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। वो तीनों विला में मस्ती करने में लगे थे, कभी एक दूसरे के पीछे भागते तो कभी तीनों के तीनों आपस में ही लड़ाई करते। लेकिन अर्णव तो बड़ा ही स्वार्थी इंसान निकला। ये तो अपने ही भाइयों से ही चिढ़ गया। दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात को तीनों बैठ के हॉरर मूवी देखने लगते हैं। साथ में ढेर सारे स्नैक्स और खाने और भी बहुत सारे आइटम्स लेकर बैठ जाते हैं। सारे के सारे सर्वेंट जा चुके थे और अब वो तीनों ही घर पे थे। तीनों ने घर को पूरा भूत बंगला बना दिया था और तीनों सोफे पर बैठे हुए थे। बीच में रूह और अगल बगल वो दोनों। जैसे ही मूवी शुरू होती है तब तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ रूह के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। अमन और सिद्धार्थ रूह के रोने से परेशान हो जाते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जब इस लड़की ने खुद ही हॉरर मूवी का बोला था तो अब काहे का वह गंगा जमुना बहा रही है वे। अगर उसे डर लगता था तो देख ही क्यों रही है। अब बेचारों को भी फिक्र होने लगी कि अगर उनके जल्लाद भाई को पता चल गया कि उनकी जान को उन दोनों ने रुलाया है तो बीच चौराहे खड़े करके दोनों को गोली मार देगा। वो दोनों रूह को टिश्यू पेपर देते हैं और उसे चुप करवाते हुए बोलते हैं, रो मत बच्चा, अगर तुझे डर लग रहा है तो हम मूवी ही बंद कर देते हैं। रूह उनकी बात सुन के एक नज़र दोनों को देखती है और फिर से दहाड़े मार कर रोने लगती है।
अब तो उन दोनों की और भी बुरी सामत आनी थी। तभी घर के बाहर कार रुकने की आवाज़ आती है। अमन और सिद्धार्थ की सांसें ही अटक जाती हैं। वो रूह के पैर पकड़ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो बहना, हम आज के बाद कभी भी हॉरर मूवी नहीं देखेंगे। पर तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। अगर उस जल्लाद ने तुम्हें रोते हुए देख लिया तो जिसकी तरह हम सूली पर टंगा देगा। वो दोनों अपनी बात ख़त्म ही कर पाते हैं कि तभी होती है घर में अर्णव की एंट्री। घर की खामोशी में उनके कदमों की आहट ऐसा लग रही थी जैसे जनरल डायर पधार रहे हों और अब उन पर गोलियां चला दी जाएंगी। अमन और सिद्धार्थ मुंह पर हाथ रख के सांसों को खींच लेते हैं, लेकिन रूह का रोना अभी भी चालू का चालू था। उसका रोना देख के अर्णव परेशान हो जाता है, लेकिन चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे बोल रहा हो, मेरे चेहरे पर कुछ भी नहीं हो सकता। मैं रोज में गार्नियर फेस वॉश करता हूँ, ऐसे कैसे कोई भी भाव दिखाई देगा। अर्णव रूह के पास आके उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? इन दोनों ने कुछ बोला है क्या? अर्णव पूछता है, लेकिन रूह बड़े बड़े आंसू बहाते हुए ना में अपना सिर हिला देती है। अर्णव उसके रोने से इरिटेट होते हुए बोलता है, जब कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर ये अनुपमा रॉय क्यों बनी हुई हो? मेरे घर में ये बेसुरा राग क्यों बजा रखा है? रूह उसकी बात सुन के मूवी की ओर उंगली से पॉइंट करते हुए बोली, मुझे हॉरर मूवी देखनी है और ये मूवी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है। मुझे डरावनी मूवी देखनी है। इस वक्त वो लोग द एक्सोर्सिस्ट मूवी देख रहे थे, लेकिन वो भी रूह को बिल्कुल भी डरावनी नहीं लगी। तीनों उसकी बात सुन के ऊपर देख के एक ही लाइन बोली, मारो मारो मुझे मारो। अमन और सिद्धार्थ रूह के चरणों पर लेट जाते हैं और उसको बोलते हैं, माते आप धन्य हैं, आपके चरण कहाँ हैं? लड़कियां हॉरर मूवी देख के डर के रोती हैं और ये इसलिए नहीं रो रही क्योंकि मूवी से उसे डर नहीं लगा। अर्णव तीनों को घूर के देखता है और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बोला, ये सब कचरा मेरे आने तक साफ हो जाना चाहिए और डिनर भी लग जाना चाहिए। तीनों जल्दी से सब साफ करने में लग जाते हैं और कुछ ही देर में अर्णव भी आ जाता है। चारों मिलकर डिनर करने लग जाते हैं। डिनर के टाइम अर्णव तीनों से बोला, कल हम सुबह राजस्थान जा रहे हैं, आप तीनों रेडी हो जाना और टाइम से। अगर एक भी लेट हुए तो यहीं छोड़ के मैं चला जाऊंगा और लेट होने वाले की सज़ा ये होगी कि दिल्ली से राजस्थान चल के जाना पड़ेगा। ये फरमान अमन और सिद्धार्थ के लिए ही था, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता था तो उनकी नींद सबसे लेट खुलती थी और महाशय अपने साथ साथ दूसरों को भी लेट करा देते थे। रूह की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसे पूरा का पूरा यकीन था कि अर्णव उसके भाई को ठीक कर देगा। वो डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं और निया को कॉल करके सब बता देती है। रूह की खुशी से निया भी खुश हो जाती है। रूह थोड़ी देर निया से बात करने के बाद कॉल को कट कर देती है और अपनी पैकिंग करने लगती है, क्योंकि वो सब सुबह जल्दी ही जाने वाले थे, इसलिए अभी पैकिंग ज़रूरी थी। पैकिंग करके रूह अपने बिस्तर पर आकर लेट जाती है और कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है।
वहीं अर्णव, अमन और सिद्धार्थ तीनों ही स्टडी रूम में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। तीनों के ही चेहरे के भाव बहुत ही खतरनाक थे। उन्हें अपने लैपटॉप पे कुछ दिखा रहा था, जो देख के उन तीनों की आंखें भी लाल हो जाती हैं। उन्हें सब चीज़ बताने के बाद अर्णव उन्हें समझाते हुए बोला, वहाँ जाके आपको अपना आपा नहीं खोना है। बिल्कुल शांति से काम लीजिएगा और खुद को काबू में रखना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। हम उन पर ऐसा वार करेंगे कि उनकी रूह भी कांप जाएगी। वो अपनी मौत के लिए भी तरसेंगे। उन्हें उनके किए की हर एक सज़ा मिलेगी और वो भी सज़ा इतनी भयानक होगी कि देखने वालों की भी रूह कांप जाएगी। अर्णव की बात सुन के दोनों अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। कुछ देर ऐसे ही वहाँ खामोशी रहती है। अमन चुप्पी तोड़ते हुए बोला, ये सब तो ठीक है अर्णव, हम उनको सज़ा देंगे, लेकिन वो ये डिजर्व करते हैं। लेकिन इन सब के बीच उस मासूम लड़की का क्या कसूर है? वो इनोसेंट है। उसकी फीलिंग के साथ खेलना मुझे ठीक नहीं लग रहा। जितना मैंने उसे जाना, मुझे लगता है कि हमें उसे सच बता देना चाहिए। वो खुद हमारी हेल्प कर देगी। लेकिन अगर उसे तुमसे प्यार हो गया तो वो पिस जाएगी और उसका प्यार से भरोसा उठ जाएगा। शायद फ्यूचर में वो कभी प्यार भी ना कर पाए किसी से। अमन की बात से सिद्धार्थ भी सहमत था। अर्णव उसकी बात सुन के दांत पीसते हुए बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे मकसद से मतलब है। मेरा मकसद पूरा होते ही मैं वापस से यूएस चला जाऊंगा। वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तो वो हमारे लिए हुक्म का इक्का है। और रही बात प्यार की, तो वो मुझसे प्यार नहीं करती। अर्णव अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अमन और सिद्धार्थ को अपने छोटे की फिक्र हो रही थी, जो कि लाजमी भी थी। तीनों अपने अपने रूम पर जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग चारों जल्दी से रेडी होते हैं और राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। सबके दिल में कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन आने वाले कल में क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। खैर, वो तो आगे ही पता चलेगा। अब हम चलते हैं अपनी कहानी के अगले रुख पे। कुछ देर में उनका जेट राजस्थान लैंड कर जाता है। रूह के चेहरे से तो खुशी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जल्दी से जल्दी अपने भाई को फिर से ठीक देखना चाहती थी। बाहर ही उनके लिए कार पहले से ही आ चुकी थी। राहुल ने सारा का सारा अरेंजमेंट कर दिया था, लेकिन वहाँ अर्णव को कार के अलावा निकिता ने भी अपनी कार भेजी थी। वो लोग आगे बढ़ के पूरे रिस्पेक्ट वे के साथ अर्णव को उनके साथ आने को बोलते हैं, लेकिन अर्णव उन्हें ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे मलाई में लस्सी से घी निकाल देती हैं। वो सब अपनी कारों की ओर बढ़ जाते हैं। रूह को समझ नहीं आता कि वो किसके साथ जाए, लेकिन फिर अपने मन में सोचते हैं, इस डलहौजी का तो कोई भरोसा नहीं, किस बात पे नाराज़ हो जाए और ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया तो। ये सब सोचकर वो भी उनके साथ ही चली जाती है। कुछ देर में वो लोग हवेली में एंटर करते हैं। निकिता जी गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए उनके पास आकर उनका वेलकम करने लगती है। निकिता जी को देख के अमन और सिद्धार्थ की मुट्ठियाँ एकदम गुस्से से कस जाती हैं। लेकिन अर्णव अभी भी नॉर्मल ही था।
उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो बस हाँ हूँ में ही जवाब देता है। निकिता जी की हरकत देख के अर्णव बिना किसी भाव के बोलता है, आपको नहीं लगता कि आपके बेटे को माफ़ी मांगना चाहिए? ये बात सुन के निकिता जी की आंखें छोटी हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर स्माइल रखते हुए ही वो ज़बरदस्ती हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। वो एक सर्वेंट को सोहन को बुलाने के लिए भेजती हैं। सोहन को उस सर्वेंट ने सिर्फ ये बोला था कि उसे हुक्मरानी शाह ने बुलाया है। उसे नहीं पता था कि वो अभी हलाल होने के लिए जा रहा। वो अपना फ़ोन चलाते हुए बाहर की ओर आ रहा था कि वो किसी से टकरा जाता है और सीधा अर्णव के कदमों में नतमस्तक हो जाता है। उसको वहाँ देख के सिद्धार्थ बोलता है, अरे अरे और कितना गिरोगे? हमें ये तो पता था कि तुम गिरे हुए हो, लेकिन इतने गिरे हुए हो ये नहीं सोचा था। सोहन उस आवाज़ को अच्छे से पहचानता था। वो गुस्से से उठता है और आगे बढ़ के सिद्धार्थ को मारने वाला होता है कि उससे पहले ही निकिता जी बीच में आकर उसे रोक देती हैं। और सोहन गुस्से में कुछ कहने वाला था, लेकिन निकिता जी उसे आंख दिखा देती हैं। सोहन चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। निकिता जी उसे माफ़ी मांगने को बोलती हैं, लेकिन सोहन को बार बार अर्णव की मार याद आ रही थी और वो माफ़ी मांगने से इनकार कर देता है। निकिता जी उसे साइड में ले जाती हैं और कुछ देर बात करने के बाद उसे लेकर फिर से वापस आती हैं। सोहन गुस्से से लाल आंखों से अर्णव को देखता है और सीधे से सॉरी कहता है। अर्णव उसके पास जाके बोलता है, क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। सोहन एक नज़र निकिता जी को देखता है और आंखों आंखों से उसे चुप रहने को बोलती हैं। सोहन थोड़ा जोर से सॉरी बोलता है और सीधे अंदर चला जाता है। अमन निकिता जी को देख के बोलता है, आपका बेटा लगता है कुछ ज़्यादा ही गरम दिमाग का है। ज़रा जाके देख लीजिए कहीं आग तो नहीं लगा रहा है वो। निकिता जी को उसका टोन बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा था। वो रूह को घूरते हुए अंदर की ओर चली जाती हैं, जो चुपचाप पीछे खड़ी होके सब सुन रही थी। रूह उनके घूरने से थोड़ा सहम सी जाती है, लेकिन निकिता जी वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद रूह भी थोड़ा नॉर्मल होके सबको अंदर आने को बोलती है। सब लोग उसकी बात मान के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि उनके दिल में रूह के लिए कोई गलत बात नहीं थी। वे सब लोग अंदर करने ही वाले थे कि अंदर से पायलों की छन छन की आवाज़ आती है। निया अंदर से भागते हुए बाहर की ओर आ रही थी, अपनी जान रूह से मिलने को। अमन और सिद्धार्थ एकटक उसकी ओर देखे ही जा रहे थे। अमन तो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सिद्धार्थ की हार्ट बीट लाउड स्पीकर बन गई थी। वो एकटक बस निया की ओर देखे जा रहा था। उसका मुख द्वार मक्खियों और मच्छरों के लिए बिल्कुल खुला हुआ था, वो भी फ्री एंट्री के साथ। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी समझ में नहीं आती है तो इसका सीज़न 1 आप लोग ज़रूर सुनिएगा, जिससे कि आपको कहानी अच्छे से समझने में आसानी होगी। और दोस्तों, प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए कहानी लाती रहूं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें
और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं हम आगे के भाग पर।